डेली जीके शो में आज हम लोग हिस्ट्री के टॉप 15 प्रश्न को देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। साथ में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे। ऑप्शन है आपका भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, इतिहासकार थे, या फिर ए एंड दोनों थे। तो ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक ये दोनों थे। ये हम लोगों को पता कहाँ से चलता है? ये पता चलता है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। किस बुक में पता चलता है? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसके द्वारा हम लोगों को पता चलता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे एक भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक दोनों थे। और रॉबर्ट ब्रूस फुट का संबंध किस देश से था? तो इनका संबंध जो था ब्रिटेन से था। ये ब्रिटिश भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। इनका संबंध जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी रहा। किससे? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी इनका संबंध था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी ये संबंधित थे। और 1863 ईस्वी में, कब? 1863 ईस्वी में इन्होंने भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का जो अन्वेषण है, खोज है, वो स्टार्ट किया था। किसका किया था? पाषाणकालीन बस्तियों का। कब किया था? 1863 में। याद रखेंगे, पाषाणकालीन बस्तियों का जो अन्वेषण है, खोज है, ये प्रारंभ किए थे कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कहाँ से संबंधित थे? तो ब्रिटेन से संबंधित थे। ब्रिटेन के भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं ये पूछा जा रहा है। सराय नहर से, दमदमा से, महदहा से, या फिर लांघनाज से। तो ये कहाँ से निकले हैं? एक ही कब्र से निकले हैं और 3 मानव कंकाल मिले हैं एक ही कब्र से। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत बार रिपीटेड भी हैं। तो देखिए, ये जो दमदमा है, दमदमा से आपके जो है, दमदमा से यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। दमदमा में लगातार 5 साल का उत्खनन के पश्चात यहाँ पे लगभग 5 साल का उत्खनन हुआ। 5 साल उत्खनन हुआ, इसके पश्चात जो है यहाँ से 41 मानव शव मिले। कितना मिले? 41 मानव शवाधान मिले। 41 मानव शवाधान मतलब कब्र मिले। 41 मानव शवाधान या कब्र मिले, 41 मानव कब्र मिले। कहाँ से? दमदमा से। जिसमें से 5 जो है, 41 में से 5 जो हैं वो उसमें युग्म शवाधान है। युग्म शवाधान है, मतलब यहाँ पे 2 कंकाल मिले हैं। यहाँ पे मानव का कितने कंकाल मिले हैं? तो 2 कंकाल मिले हैं। 5 जो है युग्म शवाधान है और एक जो है इसमें 3 मानव कंकाल मिला है। एक में 3 मानव कंकाल मिला है, इससे 3 मानव कंकाल मिला है। इसी से हम लोग को ये पता चलता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिला? तो दमदमा से मिला है। ये दमदमा तीनों कहाँ से मिले हैं? 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले। उत्तर प्रदेश के में प्रतापगढ़ जिला में आपका जो ये महदहा है, महदहा भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही है। महदहा, सराय नहर और दमदमा, ये जो तीनों है, महदहा हो गया, सराय नहर हो गया और दमदमा, ये तीनों कहाँ हैं? तो तीनों जो है यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ जिला में, यूपी का प्रतापगढ़ जिला में। यहाँ से मानव के 3 कंकाल, एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है नवपाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, या फिर लास्ट ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों की जो कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है वो कब से हुई है? तो ये नवपाषाण काल से। खाद्यान्नों की कृषि कब से प्रारंभ हुई है? नवपाषाण काल से हुई है। यह वही समय था जब जो मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ था। इसी समय में मनुष्य जो है नवपाषाण काल में कृषि कर्म से परिचित हुआ था। मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। तो खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई आपके नवपाषाण काल में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन आपका नीलगिरी पहाड़ी, शिवालिक का पहाड़ियाँ, नल्ला मला की पहाड़ियाँ या नर्मदा की पहाड़ियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? तो ये आपको कहाँ से मिला है? ये मिला है आपको नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में स्थित
हथनौरा नर्मदा घाटी में अवस्थित है एक जगह जिसका नाम क्या है हथनौरा। याद रखिएगा, नर्मदा घाटी में अवस्थित है जगह जिसका नाम है हथनौरा, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीहोर एमपी, सीहोर जिला एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। हथनौरा जो है नर्मदा घाटी में अवस्थित है, सीहोर मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। यहाँ से हम लोगों को मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला हुआ है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था पुरातात्विक थे अरुण शोनकिया। इनका खोज करने का श्रेय अगर बताया जाए किनको है तो अरुण शोनकिया, पुरातात्विक थे अरुण शोनकिया, इन्होंने इनका खोज किया था। और कब किया था ये अगर पूछा जाए कब किया था तो ये किए थे आप 1982 में। कब किए थे? 1982। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन था? गेहूं था, चावल था, जौ था या फिर बाजरा था? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था आपका? तो ये जौ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। आधुनिक मानव समाज और मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का प्रयोग किया गया है। कितने खाद्य अनाजों का? 8 खाद्य अनाजों का प्रयोग किया गया था। 8 खाद्य अनाजों का प्रयोग किया गया था। 8 खाद्य अनाजों का प्रयोग किया गया था। लेकिन सबसे पहले पूछा जाए किसका प्रयोग किया गया था तो वो जौ था। और जो 8 खाद्य अनाज थे इसमें कौन कौन थे? जौ थे आपके, जौ का प्रयोग किया गया था। फिर गेहूं हो गया आपका, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ये सारे जो थे, सोरघम, राई एवं जई, ये जो 8 खाद्य अनाज थे ये प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था, जिसमें सबसे पहले पूछा जाए तो जौ का प्रयोग किया गया था। 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था कौन? जौ जो है ये सर्वप्रथम कब उगाया गया था? तो 8000 ईसा पूर्व के आसपास। कहाँ पे उगाया गया था? तो ये उगाया गया था भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिम एशिया में। ये पश्चिम एशिया में ये इसका उगाया गया था सबसे पहले। किसका? तो जौ को 8000 ईसा पूर्व के आसपास उगाया गया था। हाँ, बाद में इसी क्षेत्रों में फिर गेहूं के भी साक्ष्य हम लोगों को मिले हैं। गेहूं के भी साक्ष्य मिले जो कि ये भी लगभग 8000 ईसा पूर्व ही हैं। तो सबसे पहले जौ, उसके बाद अगर पूछा जाए तो गेहूं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कोल्डिहवा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या फिर टोकवा से। तो अगर ये पूछा जाए कि कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य हम लोगों को भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका लहुरा देव। लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नवीनतम खोज के आधार पर यह पुष्टि किया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला जो स्थल है वो लहुरा देव है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के कौन सा जिले में? संत कबीर जिले में। यह नवीनतम खोज के आधार पर है, संत कबीर जिले में स्थित है। इस खोज से पहले कौन सा था? इस नवीनतम खोज से पूर्व अगर बात करें प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जिला तो उसको माना जाता था मेहरगढ़ को। लहुरा देव से पहले किसको माना जाता था? मेहरगढ़ को माना जाता था। लेकिन नवीनतम खोज के आधार पर कौन है? लहुरा देव। अगर आपके ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तब आप मेहरगढ़ आपका आंसर हो जाएगा। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो मेहरगढ़ आपका स्थित कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। ये भी पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ये आता था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है ये मेहरगढ़। ये पहले जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, लेकिन नवीनतम खोज के अनुसार आपका कौन है? लहुरा देव है। जबकि प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला अगर स्थल पूछा जाए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, अगर ये पूछा जाए तो प्राचीनतम चावल के साक्ष्य अगर पूछा जाए, चावल का साक्ष्य प्राचीनतम पूछा जाए कहाँ से मिला है, तो प्राचीनतम चावल का साक्ष्य जो मिला है वो मिला है कोल्डिहवा से। कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा। देखिए ये जो ए नंबर ऑप्शन है कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से प्राचीनतम
चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डिहुआ कहाँ है? तो प्रयागराज जिले में, ये भी यूपी में है, प्रयागराज जिले में है, ये प्रयागराज जिला में है, बेलन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? बेलन नदी के तट पर ये स्थित है। कौन? कोल्डिहुआ। तो नवीनतम खोज के आधार पर अगर बोले तो लहुरा देव, अगर आपके ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। क्या क्या है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संबंध में? देखिए, पहला दिया हुआ है, इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बिल्कुल कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, लहुरा देव भी यूपी में ही था और कोल्डिहुआ भी यूपी में ही था। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ एवं धान है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जो है जौ एवं धान है, ये पूछा जा रहा है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके कौन सही है ये बताना। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं। तो इसका क्या है? 1 और 2 जो है दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थलों से प्राचीनतम कृषि अन्न जो है जौ एवं धान के साक्ष्य मिला है। और जौ एवं धान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जौ एवं धान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जौ एवं धान का साक्ष्य जो है आपका महगंडा, ये जौ एक मिनट, महगाड़ा ये भी यूपी में है, महगाड़ा से। और धान का साक्ष्य मिला आपका कोल्डिहुआ से। धान का कहाँ मिला है? कोल्डिहुआ से, कोल्डिहुआ से। जौ का पूछा जाए तो कहाँ से मिला? महगाड़ा यूपी से, महगाड़ा यूपी से, और कोल्डिहुआ से धान का साक्ष्य आपका प्राचीनतम अस्थायी जीवन जीने का प्रमाण। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है, अगर ये पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? तो ये आपका आंसर होगा मेहरगढ़। क्या होगा आंसर? मेहरगढ़। क्या होगा? मेहरगढ़। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल भी मेहरगढ़ था। कब? जब लहुरा देव का खोज नहीं हुआ था तब तक। प्रश्न, निम्न में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, हम लोग जो अभी प्रश्न पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत का इतिहास है, और जो भी ज्योग्राफी और पॉलिटिक अभी जो हम लोग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं वो बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से लेकर पढ़ रहे हैं, ताकि उसको धीरे धीरे जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न छूटे नहीं। तो अभी हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के तहत ये प्रश्न उठाए हैं। निम्न में से किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? देखिए, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता था? पूरा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, या फिर लौह युग को? तो चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता था? चालकोलिथिक युग जो है ये ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, आहड़ सभ्यता। देखिए, किसके बारे में पूछा गया? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला देखिए क्या है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये है दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा है कि यहाँ से काले रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो आहड़ क्या है? तो आहड़ जो है, आहड़ सभ्यता के बारे में पहले जान लीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में पहले जान लीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन 1 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, या 3 4 सही है। तो आहड़ है कहाँ? तो पहले आहड़ जो है, आहड़ है कहाँ? ये आहड़ जो है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। आहड़ कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है। ताम्रपाषाणिक स्थल। कैसा स्थल है? ताम्रपाषाणिक। दक्षिण राजस्थान में तांबा बहुत मिलता है, ताम्रपाषाणिक स्थल था ये, ताम्रपाषाणिक स्थल आहड़ जो है। और यहीं पे जो सभ्यता निकली उसको हम लोग आहड़ सभ्यता कहते हैं। तो आहड़ संस्कृति के लोग जो थे ये कैसे थे? ये मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। कैसे थे आहड़ संस्कृति के लोग? आहड़ संस्कृति, आहड़ सभ्यता के लोग कैसे थे? तो कैसे थे? कृषक थे और पशुपालक थे। कैसे थे? कृषक थे एवं पशुपालक थे। कृषक और पशुपालक थे। कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। ये आहड़ संस्कृति के लोग गेहूं से भी परिचित थे, जौ से भी परिचित थे, और चावल से भी परिचित थे। आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन था कि आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित नहीं थे, वो तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि वो गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे।
आहड़ का अन्य नाम जो है ताम्बवती था, तांबा वाला स्थान। आहड़ का अन्य नाम का बात करें तो इसका अन्य नाम क्या था? तंबवती, ताम्बवती, ताम्बवती, ये आहड़ का अन्य नाम था। इसका मतलब होता है क्या? तांबा वाला स्थान, तांबा वाला स्थान। ताम्रपाषाणिक स्थल ये था, तांबा वाला स्थान, ताम्बवती था इसका अन्य नाम। जिससे यहाँ सूचित होता है क्या कि तांबा यहाँ पे बहुतायत मात्रा में उपयोग था और यहाँ के निवासी जो थे वो तांबा गला के मनचाही वस्तुएं भी तैयार करते थे। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या है यहाँ पे। आहार सभ्यता के लोग तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल जानते थे। ये चावल से परिचित नहीं थे, बिल्कुल ये परिचित थे। ये गेहूं, जौ और चावल तीनों से परिचित थे। धातु का काम आहड़वासी की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल यहाँ पे तांबा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए धातु का काम यहाँ पे अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था। यहाँ से काले रंग के मृद भांड भी मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां भी उकेरी गई थी। तो 1, 3 और 4 जो है आपका ये करेक्ट आंसर है। आहार सभ्यता समझ गए कहाँ पर है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं? पाषाण से लेकर कब कहाँ तक के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं? पाषाण से हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है आमरी से, मेहरगढ़ से, कोटदीजी से या फिर कालीबंगा से। तो ये आपको कहाँ से मिला है? पाषाण से हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष ये मिला मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है कहाँ? तो मेहरगढ़ है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पे है मेहरगढ़? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का कौन सा प्रांत में? तो बलूचिस्तान प्रांत में। कहाँ पे? बलूचिस्तान प्रांत में है ये मेहरगढ़। बलूचिस्तान प्रांत में ये मेहरगढ़ स्थित है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? नौदा टोली। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि नौदा टोली का उत्खनन, क्या प्रश्न है? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? आपके ऑप्शन है केडी वाजपेयी ने, बीएस वानकर ने, एचडी संकालिया ने या फिर मार्टिमर व्हीलर ने। नौदा टोली, तो नौदा टोली है कहाँ पे? नौदा टोली आपका है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली कहाँ पर है पहले ये बताइए। नौदा टोली आपका है मध्य प्रदेश। नौदा टोली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। एचडी सोलंकिया ने इसका उत्खनन कौन किया है? एचडी सोलंकिया शंकालिया, एचडी शंकालिया ने इसका उत्खनन किया है, जो डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना के प्रोफेसर थे। क्या थे ये? डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना के प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना के ये प्रोफेसर थे, पूना के प्रोफेसर थे एचडी शंकालिया ने। इसने ही नौदा टोली का उत्खनन किया था। अच्छा, नौदा टोली क्यों फेमस है? तो इस स्थल से बहुत ताम्रपाषाण, सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है यह स्थल जो है नौदा टोली। नौदा टोली क्या है? तो नौदा टोली इस महाद्वीप का, भारतीय महाद्वीप का जो सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है। ये सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है नौदा टोली, ये याद रखिएगा। सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल आपका कौन है? नौदा टोली। जिसका उत्खनन कौन किया है? जिसका खोज करने का श्रेय किनको जाता है? एचडी शंकालिया को जाता है उत्खनन करने का श्रेय, जो डेक्कन कॉलेज ऑफ पूना के प्रोफेसर है। अगर इसका तिथि का बात किया जाए तो तिथि कब है? 1500 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य। ये नौदा टोली का जो तिथि है 1500 से 1300 बीसी के मध्य का है ये नौदा टोली। सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक स्थल है ये कौन? नौदा टोली, सबसे विस्तृत ताम्रपाषाणिक। देखिए प्रश्न पूछा गया है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल है। भीमबेटका, भीमबेटका है कहाँ पे? भीमबेटका आपका है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ये। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में? तो रायसेन जिले में स्थित है आपका भीमबेटका। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये जो है प्रसिद्ध है भीमबेटका। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग, इसमें क्या है? तो जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग उपलब्ध है। जीवन के विविध रंगों के पेंटिंग किए गए हैं किसमें? तो भीमबेटका में। विविध रंगों के पेंटिंग इसमें उपलब्ध हैं किसमें? तो भीमबेटका में। भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। गुफा शैल चित्र के लिए काफी फेमस है। इसमें हाथी, सांभर, हिरन ये सारे के भी चित्र जो है ये भीमबेटका में देखने को मिलते हैं। हाथी के, सांभर के,
हिरण के इत्यादि जो जानवर हैं, इनके जो चित्र जो हैं ये भी भीमबेटका में आपको देखने को मिलते हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था, तो अगर ये पूछा जाए प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध स्थल के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा भीमबेटका। क्या आंसर होगा? आंसर यही होगा आपका भीमबेटका। अगर ये पूछा जाए कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, ये पूछा जाए कि किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो आपका आंसर क्या होगा? भीमबेटका ही आंसर होगा। किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पूछा जाए तो भी आंसर आपका भीमबेटका होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कौन थे जो सबसे पहले भीमबेटका गुफा को देखे और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजने का श्रेय किनको जाता है? तो ये श्रेय जाता है विष्णु श्रीधर वाकनकर। किसको जाता है? विष्णु श्रीधर वाकनकर, वीएस वाकनकर को। किनको जाता है? वीएस वाकनकर को। और कब खोजे हैं? तो ये 1957 में। कब खोजे हैं? 1957 में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे किस तरह दफनाते थे? मृतकों को घर के नीचे ही दफनाते थे, कैसे दफनाते थे, ये पूछा जा रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उनका माथा उत्तर रहता था, पैर दक्षिण, या पूरब से पश्चिम, उनका माथा पूरब की तरफ और सर जो पैर जो है पश्चिम की तरफ, या सर दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ, या फिर सर पश्चिम और पैर पूरब की तरफ होता था। तो उनको दफनाने का जो था वो कैसे दफनाते थे? तो मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में कैसे दफनाते थे? उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर रख के इनको दफनाया जाता था, घर के अंदर ही बने फर्श में। कहाँ दफनाते थे? तो घर के अंदर, घर के ही फर्श में दफनाते थे, घर के ही फर्श में दफनाते थे, फर्श में दफनाते थे। कब, किसके? तो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग। कौन दफनाते थे ऐसे? तो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति को लोग ऐसा करते थे। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग, ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग जो है इस तरह से शवों को दफनाते। संस्कृति के लोग जो है शवों को उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर घर के फर्श में ही दफना देते थे। ये जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति को हम लोग क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र का जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति को जारवे संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्या? जारवे संस्कृति, ये भी याद रखिएगा, जारवे संस्कृति के नाम से भी इसको जानते हैं। कब्र में दफनाने के साथ मिट्टी की हांडी, तांबी की कुछ वस्तुएं भी, ताम्रपाषाणिक युग ही है तो इसमें क्या होता है, कब्र में जब दफनाते थे तो इसमें मिट्टी का घड़ा और तांबा की कुछ वस्तुएं भी रख देते थे, तांबा की वस्तुएं भी इसमें रख देते थे, तांबा की वस्तुएं भी रखा होता था। ऐसे दफनाते थे महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग, घर के अंदर ही उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते। ये सारे जो है पीवाईक्यू प्रश्न है और पूछे गए हैं बहुत बार एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा स्थल है जहां से मानव के साथ कुत्ते का भी सावधान प्राप्त हुआ? इससे ये पता चलता है कि कुत्ता जो उसमें पालतू था। तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, वीरांद या फिर मास्की। तो ये हम लोगों को कहाँ से मिला है? मानव कंकाल के साथ कुत्ता भी मिला है, तो ये बुर्जहोम से मिला है। अच्छा, ये बुर्जहोम कहाँ है? तो बुर्जहोम है आपका जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट है ये स्थित। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित है कौन? बुर्जहोम। यहाँ पे क्या मिला है? तो याद रखेंगे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कुत्ते उसमें जो है कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में थे। गर्तवास, इसको गढ़ों वाला घर भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? बुर्जहोम को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है गर्तवास। गर्तवास बोलते हैं या फिर गड्ढों वाला घर, क्या बोलते हैं? गड्ढों वाला घर भी कहते हैं। किसको? तो बुर्जहोम को। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में। तो ये हम लोग देख रहे थे
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 15 इंपॉर्टेंट PYQ हम लोग डिस्कस किए हिस्ट्री का, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन देखें। आगे जो है, आगे फिर से हम लोग इसका जो डेली जीके शो है उसका सेट 4 आएगा और फिर से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है बारी बारी से इसको देखते रहेंगे। बारी बारी से इसका सीरीज जो है एक एक दिन करके आते रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और शुरुआत से ये सारा कुछ लेके चला जा रहा है, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी भी और हिस्ट्री भी, जिससे आपकी जीएस की तैयारी जो है बेहतरीन हो सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।